गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लास जुड़ने में समस्या आ रही है बेटा? क्लास जो है वो ज्वाइन होने में समस्या आ रही है क्या? मेरी आवाज तो आ रही है आपके सामने? यस सर। स्टूडेंट जुड़े नहीं, क्लास से जुड़ने में समस्या आ रही है। जो अभी जस्ट जुड़े हैं बेटा, प्रॉब्लम आ रही है कि क्लास को जोड़ने में? नो सर। नो सर। अभी सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। हम तो अपनी क्लास का जो हमने कल पढ़ा था वो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने मक्का कंप्लीट पढ़ा दिया बेटा आपको। यस सर। मक्का जो है आज मैं इसके नोट्स भी आपको भेज दूंगा, है ना? यस सर। जितने भी नोट्स आपके यहाँ तक मैंने पढ़ा दिए वो नोट्स भी आपको भेज दूंगा कृषि फसलों से जुड़े हुए। कृषि फसलों में आपके मक्का को पढ़ने के बाद हमारे खाद्यान्न जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। खाद्यान्न में हमने गेहूं पढ़ा है बेटा, चावल पढ़ा है, बाजरा पढ़ा है, रागी पढ़ा है, ज्वार पढ़ा है और मक्का पढ़ा है। यानी आपके 6 बिंदु है वो खाद्यान्न के हमारे कोर्स में है। इसके बाद हम जो अगली फसलें पढ़ते हैं वो है दलहन। दलहन बोल दो या दालें। दाल तो सब जानते हो बेटा, दाल। यस सर। ठीक है, दाल की बात करें तो दालों से कुछ सब जुड़े हुए हैं कि दाल है जो भी वो प्रोटीन से युक्त होती है। प्रोटीन की प्रचुरता दाल में सर्वाधिक होती है। दूसरी बात कि जो दालें हैं, दालें हमारे शरीर में जो प्रोटीन की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ दालें मृदा में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता करवाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दालें जो है वो मृदा में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता करवाती है। और ये नाइट्रोजन की उपलब्धता बेटा किसके लिए काम आती है? भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के काम आती है। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने अपने खेतों में देखा भी है कि रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, हम फसल आवर्तन के दौरान, फसल आवर्तन जानते हो? फसल आवर्तन बेटा जानते हो क्या? नो नहीं सर। सर। क्या होता है बेटा कि हमारे पास में एक ही भूमि है। इस भूमि में हम रबी की और खरीफ की दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। और हमने पढ़ा था शस्य। बेटा आवाज नहीं, ये जिनके आसपास में प्रॉब्लम है। तनिष्का क्या हो रहा है? देखिए, शस्य प्रारूप हमने पढ़ा था रबी, खरीफ और जायद। तो हम क्या करते हैं, अपने भूमि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन के वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, बदल बदल कर बोते हैं। तो फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है बेटा? फसल आवर्तन। क्या कहलाता है? फसल आवर्तन। या इसको हम एक शब्द शस्य आवर्तन के आधार पर देखते हैं, शस्यावर्तन। बदल बदल के बोने का मतलब है
एक समय हमने बाजरा बोया है और एक समय हमने गेहूं बो दिया, बदल दिया ना हमने, एक बार खरीफ में बाजरा बो दिया, एक बार रबी में गेहूं बो दिया। तो फसलों को बदल बदल कर बोना, ये क्या है बेटा, शस्य आवर्तन या फसल आवर्तन कहलाता है। चाहे लिख सकते हो, शस्य आवर्तन, फसल आवर्तन क्या होता है। तो विभिन्न कृषि ऋतुओं में, लिख सकते हो इस चीज को, विभिन्न कृषि ऋतुओं में फसलों को बदल बदल कर बोने की तकनीक फसल आवर्तन या शस्य आवर्तन कहलाती है। फसल आवर्तन या शस्य आवर्तन कहलाती है। बताओ, समझ में आ गया, लिख लिया ना। और ये क्यों करते हैं, फसल आवर्तन क्यों सर, करते हैं? क्या सर बदल कर फसलों को बदल बदल कर बोने, इसके आगे क्या आएगा? फसलों को बदल बदल कर बोने की तकनीक, टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, फसल आवर्तन या शस्य आवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फसल आवर्तन या शस्य आवर्तन। अब कोई आपसे पूछ लिया, हाँ बेटा सही है। लिख लिया क्या? नो सर। यस हाँ, सर, तो लिख लिए सर। जल्दी। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्यों बोई जाती है बदल बदल कर, फसलें बदल बदल कर क्यों बोई जाती है? तो हमारे यहाँ इसका एक ही उत्तर है, उर्वरकता बनाए रखना। क्या? उर्वरकता बनाए रखना। इसके बाद हम बात करें कि जो दालें हैं वो दालें किसके रूप में बोई जाती है, आवर्तन के, फसल आवर्तन के रूप में बोई जाती है। क्यों? देखो, बाजरा के साथ हम बोते हैं मूंग, मोठ, बोते हैं ना, अरे बाजरा के साथ बोलते हैं मूंग मोठ, ठीक है। यस और सर। गेहूं के साथ हम बोते हैं चना, सरसों। तूर, बोते हैं ना। तो रबी की फसलों के रूप में भी हम दालों का उत्पादन करते हैं, खरीफ की फसलों के रूप में भी हम दालों का उत्पादन करते हैं। दालें क्यों उर्वरकता बनाए रखेगी? क्योंकि दालों की जो जड़ ग्रंथियां होती है उसमें कौन सा जीवाणु मिलता है, राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु मिलता है, जो क्या करता है, पढ़ा होगा आपने साइंस क्लास में, नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रेट में। क्योंकि नाइट्रोजन को हम सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, हम पौधे या कोई भी प्राणी नाइट्रेट को सीधा ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, और राइजोबियम ये काम करता है। इस कारण से राइजोबियम को बोलते हैं नाइट्रीकारी जीवाणु, जो भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आगे Yes, बेटा, यस सर। प्रोटीन होता है, दालें मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए योगदान देती है, और दालें जो है वो हमें पोषक तत्वों में भरपूरता प्रदान करती है। ठीक है, सस्यावर्तन के रूप में भी प्रश्न आ गया कि कौन सी फसलों को सस्यावर्तन के रूप में बोएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, दाल। बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है, फसलों को बदल बदल कर बोना। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक नाइट्रिकारी जीवाणु है। क्या भाई?
नाइट्रिक जीवाणु। नाइट्रिकारी जीवाणु। अब आपके प्रश्न आता है साहब, दालों में कौन कौन सी दालें हैं प्रमुख रूप से? देखो आपकी बुक में जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें दालों के अंदर केवल दालों के नाम हैं, उसका विवरण वर्णन नहीं दिया, तो आपके कोर्स में भी नहीं आएगा। हम केवल नाम नाम को ही पढ़ेंगे। दालों में मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, अरहर जिसे हम आरेड बोलते हैं, आरेड, अरहर, ठीक है। फिर है मटर है, चना है, मसूर है, ठीक है। अरहर जो है यह आपके वो जो नाइट्रोजन नाइट्रेट वाला जो है उर्वरकता है उसमें इतनी भूमिका नहीं निभाता, बाकी अरहर भी दालों में ही आता है। और यह दाल, ये चारों ऊपर वाली लिख लेना, चारों ऊपर वाली कौन सी ऋतु में? खरीफ में। और तीनों नीचे वाली ये आपके रबी में बोई जाती है। तो आपकी बुक में प्रश्न है ये कि बताइए सब मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और मटर, चना, मसूर कौन सी दाल कौन सी ऋतु में बोई जाती है? तो ये चार तो आपके खरीफ में और ये तीन आपके रबी में बोई जाती है। भाई चना आपने कभी अभी बोते हुए थोड़ा देखा है? चना कब बोएंगे? नो सर। आपके दीपावली के बाद। कब बोएंगे भाई? दीपावली के बाद। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कुल बोया गया क्षेत्र है, भारत का कुल जो फसल क्षेत्र है, उसे कुल फसल क्षेत्र का 11% भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? दालों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? दालों के अंतर्गत। कितना परसेंट भाग? 11% भाग दालों के अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछ लिया कि भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कौन सा करता है भाई? मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश के बाद कौन कौन? मध्य प्रदेश के बाद आपके दालों में नाम आता है महाराष्ट्र का, फिर नाम आता है राजस्थान का, फिर नाम आता है आपके उत्तर प्रदेश का और कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश का और कर्नाटक का। क्योंकि हम दालों की बात करें तो दालों में आपके कौन कौन से भाग भारत में हैं जहां दालें उत्पादित होती है? तो ध्यान से समझना कि भारत में दालों के उत्पादन में एक तो दक्कन का पठार, कौन सा पठार? दक्कन का पठार, मध्य पठारी प्रदेश यानी एमपी का भाग, और उत्तर पश्चिमी भाग यानी राजस्थान का भाग दालों में प्रमुख है। कौन सा? एक तो मध्य, ये देखो इधर बारिश होगी ज्यादा, इधर बारिश होगी ज्यादा, लेकिन इस वाले में कम। ये कम शुष्क वर्षा वाला है शुष्क प्रदेश, मध्य प्रदेश का भाग और राजस्थान का भाग, कर्नाटक का भाग, महाराष्ट्र का भाग, मध्य प्रदेश का भाग, राजस्थान का भाग सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करता है। बताइए समझ में आया क्या बेटा? यस सर। यस सर। तो दालों के उत्पादन में दक्षिण का पठारी भाग, मध्य पठारी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग। देश राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये वाले भाग दालों का उत्पादन करते हैं। राजस्थान की बात आप करो तो राजस्थान में दालें गंगानगर, हनुमानगढ़ में उत्पादित होती है और बीकानेर वाले पश्चिमी क्षेत्र उत्पादित होती है। राजस्थान में हमारे जयपुर, झुंझुनू, सीकर, इन सब क्षेत्रों में दालों का उत्पादन किया जाता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर।
भाई हमारे भी होते हैं मूंग मोट बाजरे के साथ बोते ही नहीं बोते हैं। यस यस सर। सर। ठीक है, अब हम बात करें जो और दालें हैं, आपके कोर्स में है नहीं, दालों के संदर्भ में इतना ही है। ठीक है, आप तो इतना ध्यान रखना, मसूर की दाल है वो रबी में बोते हैं, चना रबी में बोते हैं, मटर भी कब होता है, रबी में होता है। क्लियर। दालों के बाद जो अगली फसल है आपके, वो आपके मुद्रादायनी फसलों में आती है, जो नकदी फसलें जिन्हें बोलेंगे, नकदी फसल बोल दो, मुद्रा दायनी फसल बोल दो, नकदी फसल बोल दो, मुद्रा दायनी फसल बोल दो, या व्यापारिक फसल बोल दो, वाणिज्यिक फसल बोल दो। इन फसलों में वो फसलें आती हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना होता है। क्या होता है बेटा? व्यापार करना होता है। व्यापार करना। ठीक है, और कौन कौन सी फसलें आएंगी इनमें? इनमें आएगी गन्ना, जूट, कपास, तिलहन। तिलहन जितने भी है ना, वो भी लगभग क्या है भाई, व्यापारिक फसलें ही हैं। ठीक है, तंबाकू है, वो भी क्या है, व्यापारिक फसलें ही है। हमारे कोर्स में जूट का भी है, कपास का भी है, इसके अलावा और आपके जैसे रबड़ है, चाय है, कॉफी है, ये भी व्यापारिक फसलें या नकदी फसलें हैं सारी। ठीक है, हम कोर्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फसल है वो है गन्ना। गन्ना देखिए, गन्ना जो है वो फसल के रूप में आपने गन्ना भाई देखा भी है, खाया भी है, गुण भी जानते हो, नहीं जानते हो क्या बेटा? यस सर। जानते क्या? यस सर। यस गन्ना सर। जो है हम पढ़ेंगे, हमारे पास में एक उद्योग आएगा, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग आएगा? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, पहली बात कि यह कृषि आधारित उद्योग है। कैसा है? कृषि आधारित उद्योग है। फिर भार ह्रास वाला उद्योग है, कमी हो जाती है ना गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा की, तो यह चीनी उद्योग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ना बांस प्रजाति का, किसका पौधा भाई? बांस प्रजाति का पौधा है, लिखते जाइए आप। गन्ना किसका भाई? बांस प्रजाति का पौधा है। दोनों चीज आप ध्यान रखना, एक तो है गन्ना उष्ण कटिबंधीय या एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कौन सा भाई? गन्ना। ठीक है, तो इसके लिए हम भौतिक जो आवश्यकता है उसमें देखें तो लगभग गन्ने के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए बेटा? गन्ने के उत्पादन के लिए। किसके लिए? गन्ने के उत्पादन के लिए। मृदा की बात करें तो आपके दोमट मृदा, काली मृदा, सॉरी दोमट मृदा है, बलुई मृदा है, और जीवांश युक्त मृदा, नाइट्रोजन या जीवांश युक्त मृदा इसमें हमें चाहिए। ठीक है, चिकनी दोमट मृदा कौन सी चाहिए बेटा? चिकनी दोमट मृदा। एक मिनट, ये कछारी मृदा चाहिए, बलुई नहीं, कछारी, तटवर्ती भागों में होता है।
जीवांश युक्त, नाइट्रोजन युक्त, कौन से जीवांश भाई? नाइट्रोजन के जीवांश होने चाहिए, उनसे युक्त मृदा चाहिए। जल की बात करें तो गन्ना जब उत्पादित होता है तो उसके लिए हमें वर्षा चाहिए कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए बेटा? बताइए भाई। 200 से 200 अब सेंटीमीटर। यहाँ भाई जो आपका तापमान है गन्ने 100 वाला, से 200 सेंटीमीटर। हाँ, इसमें आपकी जो वर्षा है गन्ने के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर है। आपकी बुक में इसके लिए दिया हुआ है कि 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा में भी गन्ना उत्पादित हो जाता है। तापमान की बात करें तो तापमान देखो 35 डिग्री तापमान में गन्ना हो जाएगा, लेकिन 40 डिग्री से ऊपर हो गया तो गन्ना नहीं होगा। दोनों बातें कही गई है। इसके अलावा पाला रहित मौसम होना चाहिए। जब गन्ना उत्पादित हो तो मौसम कैसा होना चाहिए बेटा? पाला रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए। अब गन्ने के लिए श्रम की बात करें तो कुशल श्रमिक चाहिए। बुक के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। वैसे गन्ने को लगभग 100 से 200 के लगभग चाहिए। कुशल श्रमिक किसके लिए भी? गन्ना है उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गन्ने में एक रोग होता है जिसमें लाल डॉट हो जाते हैं पूरे पत्तियों में, ठीक है, जिससे क्या है उसके उत्पादन क्षमता पे क्या होता है? फर्क पड़ता है। तो कुशल श्रमिक हमें चाहिए जो बीमारियों को पहचान सके और गन्ने को समय पे काट करके और कहाँ तक ले जा सके? मील तक पहुंचा सके। और गन्ना उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां चीनी की मिलें हैं। किसकी मिलें भाई? चीनी की मिलें हैं। उन मिलों के क्षेत्रों में ही क्या है? चीनी की मिलों के क्षेत्र में ही आपके गन्ना होगा। ये ध्यान रखना। किसके रूप में भाई? जहां चीनी की मिलें हैं वहां क्या होगा? गन्ना होगा। अब गन्ने के लिए कौन कौन सी खाद की आवश्यकता है? तो गोबर सर, है। हाँ, मिलें क्या होती है? मिल नहीं होती फैक्ट्री। जहाँ पे चीनी उत्पादन की जाती है? फैक्ट्री। यस। अपनी भाषा में क्या होगा? फैक्ट्री। तो इसमें गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, रासायनिक खाद है। इनका उपयोग हम गन्ने के उत्पादन में करेंगे। रासायनिक है, कंपोस्ट है, आपके गोबर की खाद है। कंपोस्ट तो जानते हो ना भाई, गला करके सड़ा करके हम बनाते हैं, वो कौन सी खाद है भाई? कंपोस्ट खाद है। यस सर। ठीक है। अब हम बात करते कंपोस्ट। हैं गन्ने के उत्पादन की। देखो आपकी बुक में एक चीज है, ये 75 से 100 वाला तापमान लगभग 21 से 27 है, लेकिन ये गन्ने के लिए है वर्षा अधिक हमें चाहिए, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है ना ये, उतार लिया होगा यहाँ तक। कौन सी प्रजाति का पौधा है बेटा? उष्ण कटिबंधीय। बांस बांस की प्रजाति का। कौन सा? बांस। बांस की प्रजाति का। ठीक है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों की हम बात करते हैं। देखो गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में और क्षेत्रफल में दोनों में कौन अव्वल है? उत्तर प्रदेश। कौन अव्वल है भाई? 1 नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद नाम आता है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। यहां से ध्यान देना बेटा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन दोनों में क्या रहती है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहता है। कभी यूपी आगे जाता है उत्पादन में, कभी महाराष्ट्र आगे जाता है। दोनों में ही संभावनाएं बहुत अच्छी है। दोनों में ही संभावनाएं बहुत अच्छी है गन्ने के क्षेत्र को लेकर के। अब गन्ना यूपी में
महाराष्ट्र में, इसके अलावा गन्ना तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ये मैं क्षेत्र लिख देता हूं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में बोया जाता है। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति में मानचित्र में बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश वाला भाग है, जो आपका यूपी का भाग है बेटा, यूपी के भाग में गन्ने के उत्पादन के दो क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है बेटा? दो क्षेत्र है। एक तो गंगा यमुना का दोआब, ये तो गंगा है, और ये नदी जो निकली है वो कौन सी है? यमुना। यमुना कहाँ आकर मिलती है? इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है बेटा? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो गंगा और यमुना दोआब जानते हो? दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दोआब। दोआब। और डेल्टा जानते हो? जहां नदी अंतिम भाग में जाके गिर जाती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा। गंगा यमुना का दोआब जहाँ है उसमें सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है यूपी में। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में। भाग है उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग है नहीं वाला, इसको बोलते हैं बेटा तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। कौन सा? तराई। सुना होगा आपने, 9th क्लास में पढ़ा हो। सबसे पहले Yes, sir. पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकली है, निकल करके विलुप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। ठीक है, फिर नदियां जब बाहर निकलती है मैदानी भाग में, ठीक है, उसको बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। नम भूमि क्षेत्र होता है वो। क्या होता है? नम भूमि क्षेत्र होता है। तो ये ऊपर वाला तराई है, तराई प्रदेश में यूपी बिहार का भाग आता है। बिहार भी क्या करता है? गन्ने का उत्पादन करता है। सबसे पहले चीनी की मिल जो लगी थी ना, वो कहाँ लगी थी? बिहार में लगी थी। ठीक है, तो बिहार, यूपी, ये तो आपके तराई में आएंगे, और आपके हरियाणा का भाग है। ठीक है, ऐसे गन्ना आपके पंजाब में भी होता है। अभी मैं सारे क्षेत्र बताऊंगा। राजस्थान भी गन्ने का उत्पादन करता है, गुजरात का भाग भी गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है, मुख्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो ये आपके इस वाला भाग है, इसमें और यूपी वाले भाग में जो आपके तराई और दोआब दोनों क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र है जो बड़ा उत्पादक है गन्ने का। बाद में हम बात करें तमिलनाडु। ठीक है, फिर आपके गौण राज्यों में आपके हरियाणा भी करता है, पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है, गन्ने का उत्पादन करते हैं। किसका भाई? गन्ने के उत्पादन। ठीक है, विश्व में कौन करता है? विश्व में गन्ने का उत्पादन करते हैं आपके, एक तो करता है ब्राजील, और ब्राजील के बाद दूसरे नंबर कौन है? भारत। याद करना, विश्व में पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील, और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। भारत। भारत है। ठीक है, कौन सी जलवायु की फसल है? उष्ण या उपोष्ण, उष्ण या आर्द्र जलवायु की क्या है? फसल है। ठीक है, उत्पादन में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में आपके क्या है? गन्ने का उत्पादन होता है। इसमें अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा 40% तो इसमें हुआ यूपी में,
उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग 14.4%, फिर तीसरा कर्नाटक में आपके 6.7% लिखते जाइए, और चौथा आपके तमिलनाडु में होता है। ठीक है, लिख लिया बेटा? सर वापस वो सर, लिख लिया? तमिलनाडु में कितना है? भाई 40% के लगभग तो यूपी में, 14.4% के लगभग महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में आपके लगभग 6.7% के लगभग। फिर चौथे नंबर पे आपके तमिलनाडु आता है, फिर बिहार आता है, फिर आंध्र प्रदेश भी आता है ना, आंध्र प्रदेश भी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लिख लिया? यस सर। ये Yes, तीनों sir. मिलकर के, ये तीनों है ना, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तीनों मिलकर लगभग 70% गन्ने का उत्पादन करते हैं। तीनों मिलकर लगभग कितना? 70% गन्ने का उत्पादन करते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद एक सबसे मुख्य बात आती है कि जो गन्ना है, गन्ने के अनुसंधान के लिए, गन्ना जो है उसके अनुसंधान के लिए गन्ना प्रजनन केंद्र, जो गन्ने के अनुसंधान के लिए लगाया गया गन्ना प्रजनन केंद्र, वो आपका कहाँ लगाया गया? कोयम्बटूर में। कहाँ लगाया गया? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। गन्ना अनुसंधान या गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? बताइए। तमिलनाडु। तमिलनाडु। गन्ना अनुसंधान केंद्र, आप इससे समझ आओ, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो बताइए समझ में आ गया क्या? यस सर। अब एक बात आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वर्तमान में है, वर्तमान स्थिति की बता रहा हूं कि गन्ने को चाहिए बेटा नम जलवायु। कैसे जलवायु चाहिए? नम जलवायु चाहिए। गन्ने को कैसी जलवायु चाहिए? नम जलवायु। गन्ने को चाहिए नम जलवायु, और इस नम जलवायु के कारण उत्तरी भारत से गन्ने का जो क्षेत्र है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? दक्षिणी भारत में। ये और ध्यान रखना, उत्तरी भारत से गन्ने का क्षेत्र कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? दक्षिणी भारत में। समझ में आ गया क्या? यानी उत्तरी भारत से गन्ना है उसका उत्पादन है दक्षिणी भारत की ओर ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सामुद्रिक नम जलवायु है, इसके उत्पादन में एक अनुकूल तम वातावरण बनाती है। इस कारण से सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत की ओर क्या है? डाइवर्ट हो रहे हैं। तो बताओ समझ में आ गया क्या? अरे यस या नो? या आ गया क्या बेटा? आ गया सर। ठीक है बेटा। आज जो गन्ना है, अभी जो नेक्स्ट अपनी जो फसलें हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक का जो काम है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? सर सर हाँ बेटा। सर यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर कितने कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन करते हैं? तीनों मिलके 70% का। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर के लगभग 70% का उत्पादन कर देते हैं। और बताइए बेटा, कोई प्रश्न करना है? सर अगर कोई आपसे पूछ नो ले सर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गन्ना है, गन्ने के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, तो एक नंबर पे तो यूपी का नाम आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, फिर तमिलनाडु। ये चार तो मुख्य है, 1 2 3 और 4 तो है मुख्य, ठीक है। और उसके बाद में गौण में कौन आ गया भाई? गुजरात भी आ गया, पंजाब भी आ गया, और आपके राजस्थान भी आ गया, ठीक है, बिहार भी आ गया। पहले पंजाब में भी गन्ने का उत्पादन होता था, लेकिन
वर्तमान में क्या है कि हरित क्रांति से और दूसरी फसलें होने लगी ना, तो गन्ने के उत्पादन में क्या आ गई, कमी आ गई। राजस्थान में उत्तरी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, दोनों क्षेत्रों में गन्नों का उत्पादन होता है। समझ में आ गई बेटा? यस सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा।